दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता और अपर्दन में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो उत्तर है अपर्दन। दोस्तों देखिए, अपर्दन जो है ये अनुक्रमिक यानी ग्रेडेशनल प्रक्रिया है और धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। और सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण वाले बल होते हैं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। तो याद रखिएगा, अपर्दन जो है ये अनुक्रमिक यानी ग्रेडेशनल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कार्बोनेशन, अपपर्दन, ऑक्सीकरण और विलयन में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो उत्तर है अपपर्दन। दोस्तों अपपर्दन जो है ये रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। कार्बोनेशन, विलयन और ऑक्सीकरण ये रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि बेसिक आग्नेय और एसिडिक आग्नेय में से रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से किस चट्टान का वियोजन अधिक होता है? तो उत्तर है बेसिक आग्नेय का। दोस्तों रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से देखा जाए तो बेसिक आग्नेय यानी बेसिक इग्नस चट्टानों जैसे बेसाल्ट का वियोजन अधिक होता है, वहीं एसिड आग्नेय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट का वियोजन कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय विभिन्न चरणों में संपादित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट में से किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि किस शैल पर जो है अपदलन अपक्षय विकसित होता है। तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट पर। आप जान लीजिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है। ग्रेनाइट एक अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है जिस पर दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन की क्रिया होती है और ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दबाव और ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है। लेकिन जो ऊपर की चट्टानें होती हैं उनका जब अपर्दन द्वारा लोप होता है तो ये दबी चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती हैं और उन पर से दबाव हट जाता है। तो इस कारण ग्रेनाइट चट्टानों में दरारें पड़ने से उनका विघटन और अपदलन प्रारंभ हो जाता है। वहीं सतह पर बेसाल्ट चट्टानों का वायु तथा ताप के द्वारा अपदलन या अपशल्कन यानी परतें उखड़ जाती हैं। लेकिन अपदलन की ये क्रिया ग्रेनाइट चट्टानों में एक सामान्य घटना है, जबकि बेसाल्ट में ग्रेनाइट की तुलना में कम अपदलन अपक्षय होता है। अपदलन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अपदलन दोस्तों भौतिक अपक्षय है। अगला प्रश्न है, भंजन यानी शैटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है और चट्टानें टूट कर बिखरने लगती हैं। किसमें? तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में। गर्म प्रदेशों में जहां ताप अधिक होता है वहां वर्षा के जल और ताप के द्वारा शैटरिंग यानी भंजन यानी चट्टानों के टूट टूट कर बिखरने की क्रिया बहुत अधिक होती है। सूर्य ताप द्वारा तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती हैं और चट्टानें छोटे मोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। रेगिस्तानी भागों में अचानक वर्षा के कारण ये क्रिया अधिक संपादित होती है। और चट्टानों पर तापीय अंतर के परिणाम को ज्ञात करने के लिए ग्रिग्स महोदय ने विद्युत हीटर तथा ठंडी पवन का सहारा लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में इस प्रक्रिया के कारण चट्टानों का बिखरना सामान्य घटना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है अपक्षय। और आप जान लीजिए अपक्षय क्या है। तो अपक्षय जो है प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा जो अपघटन और विघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। कणिकामय विघटन किसका उदाहरण है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कणिकामय विघटन यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। और कणिकामय विघटन यांत्रिक अथवा भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं और ताप के प्रभाव में विभिन्न मात्रा में फैलती और सिकुड़ती हैं। परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में विघटित हो जाती हैं, जिसको कणिकामय विघटन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपर्दन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है? तो इसे संक्षारण कहते हैं। अपर्दन प्रक्रिया में विलयन द्वारा जो पदार्थ का अपनयन होता है उसको घोलीकरण या संक्षारण कहते हैं। इसके अंतर्गत बहते जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सैल से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विकल्प हैं संक्षारण, सन्निघर्षण, अपघर्षण और अपवाहन में से अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं किससे संबंधित आकृतियां हैं? तो ये अपघर्षण से संबंधित हैं। अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं अपघर्षण से निर्मित होती हैं। ये नदियों के लंबवत अपघर्षण का परिणाम है, जिससे गहरे गर्त का निर्माण होता है और नदी की घाटी गहरी होती है। जल गर्तिका लंबवत अवघर्षण द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है, जिसमें नदी की घाटी गहरी होती है। और जब जल गर्तिका की गहराई और व्यास अधिक होती है तो उसे अवनमन कुंड यानी प्लंज पूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीडेशन की क्रिया से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो लौह युक्त चट्टानें जो हैं वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में अपघटित हो जाती हैं। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनका ऑक्सीकरण का प्रभाव उन पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तब जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। तो इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है और ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल योजन या हाइड्रेशन कहा जाता है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन क्रिया होती है, यानी चट्टानें जल सोख लेती हैं और उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, तनाव, संपीड़न, भ्रंशन और अपर्दन में से कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तो उत्तर है अपर्दन। दोस्तों, बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन होता है। इसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया होती है। दोस्तों, अपर्दन अंतर्जनित बल नहीं है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक क्या है? तो ये प्रवाहित मल, प्रवाहित जल दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रवाहित जल है। बहते हुए जल का अपर्दन कार्य अन्य अपर्दन के कारकों से अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होता है। और अपर्दन के अन्य कारकों में हिमानी, पवन, भूमिगत जल आदि हैं। डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र का भौगोलिक नाम दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो डब्ल्यू पेंक ने। और डब्ल्यू पेंक ने दोस्तों, आप जान लीजिए कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किया है। और इसमें बहुत कई विद्वान हैं। ढाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से पेंक का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है। ढाल पतन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो WM डेविस के द्वारा ढाल पतन का सिद्धांत। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी है? तो ये WM डेविस ने। दोस्तों, जान लीजिए अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना WM डेविस की है। इन्होंने सामान्य अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई और तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण। इसमें इन्होंने बताया कि नदी का प्रधान कार्य सतह के ऊपर की विषमताओं को दूर करके समतल स्थापना करना है। इसके लिए नदी उत्थित स्थलखंडों को काट कर उसे नीचा करके आधार तक लाने का प्रयास करती है।
अगला प्रश्न है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन किसका है? तो ये डेविस का कथन है। डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 3 अवस्थाएं बताई हैं, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है? तो इसे अधिवृद्धि कहा जाता है। किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है? तो सही उत्तर है W.M. डेविस ने। W.M. डेविस ने कहा था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है, और प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियां आती हैं जिससे पृथ्वी के धरातली रूप में परिवर्तन होता है। इसे डेविस का त्रिकूट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो ये होता है पेनीप्लेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। डेविस के अपर्दन चक्र का अंतिम चरण पेनीप्लेन है। पेनीप्लेन समतल मैदान का एक रूप है और इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनको डेविस ने मोनाडाइक की संज्ञा दी। मोनाडाइक का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की मोनाडनाक पहाड़ी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, डेविस, जेम्स हटन, पिंक और थार्नबरी में से अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था? तो सही उत्तर है W.M. डेविस ने। दोस्तों, अमेरिकी विद्वान विलियम मोरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपर्दन चक्र की संकल्पना पर प्रकाश डालने वाला विद्वान डेविस था। अगला प्रश्न दोस्तों, पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो C.H. क्रिकमे के द्वारा दोस्तों पैन प्लेन की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। क्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया और उन्होंने डेविस के पेनीप्लेनेशन के स्थान पर पैन प्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया और कहा कि चक्र के अंत में पेनीप्लेन न बनकर पैन प्लेन निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, किसकी अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? तो ये पिंक के अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर चलती रहती हैं। पिंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, पिंक के अनुसार अपर्दन चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है उसको इंडरम्फ कहा जाता है। याद रखिएगा, इंडरम्फ। दोस्तों, इंडरम्फ पिंक के अनुसार आबस्ती जिंडे इट्विक कुलंग के अंत में उसका उत्पन्न विस्तृत सतह है, न कि अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है कि भू आकृति विज्ञान में प्राइमारम्फ और इंडरम्फ शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है पिंक ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भू आकृति विज्ञान में प्राइमारम्फ और इंडरम्फ शब्दावलियों का प्रयोग जो है पिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पिंक के अपर्दन चक्र में इट्विक लुंग शब्द का अर्थ क्या है? तो विकास होता है। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जलीय क्रिया यानी हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। जब जुते हुए खेत में मूसलाधार वर्षा से जो अपर्दन होता है उसको हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक सोपान या बेंच का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन से संरचनात्मक सोपान या बेंच का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन, प्लेकिंग और चेलेशन में कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो उत्तर है चेलेशन। चेलेशन दोस्तों ये यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि कार्बोनेशन, अपदलन, जलयोजन तथा ऑक्सीकरण में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है अपदलन। अपदलन की प्रक्रिया दोस्तों रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है।
और बहुत ही महत्वपूर्ण है रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में। आप जान लीजिए दोस्तों कि कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, जलयोजन या हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन शामिल हैं, जबकि अपदलन या एक्सफोलिएशन ये अपपत्रण यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया से संबंधित है। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अंतःसागरीय गर्त की उपस्थिति से। भौतिक, जैविक और रासायनिक में से शीत प्रदेशों में ऋतु अपक्षय का वह प्रकार जो क्रियाशील नहीं रहता, तो ये है जैविक। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो जैविक प्रकार है, भौतिक, जैविक और रासायनिक में से शीत प्रदेशों में ऋतु अपक्षय का वो प्रकार है जो सक्रिय नहीं रहता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका। शीत प्रदेशों में भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रायः क्रियाशील होते हैं। ये दोनों अपक्षय साथ साथ चलते हैं, जबकि शीत प्रदेशों में जैविक अपक्षय प्रायः क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि वनस्पतियों का विकास इस प्रदेश में न के बराबर या अपेक्षाकृत कम होता है। सही सुमेलन करना है। WM डेविस ने स्थलाकृति में पेनिप्लेन का सिद्धांत दिया। पिंक ने इंडरम्फ और प्राइमरम्फ का, एलसी किंग ने पेडिप्लेन का और गिलबर्ट ने ग्रेड का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाना अपरदन चक्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है MF थॉमस के द्वारा सवाना अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया गया था। एपिसोडिक अपरदन चक्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो SA सुम्स के द्वारा, याद रखिएगा, एपिसोडिक अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया गया। और इसके अलावा टेक्टानो जियोमॉर्फिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो M मोरिसावा के द्वारा, याद रखिएगा, टेक्टानो जियोमॉर्फिक मॉडल का प्रतिपादन किया गया था। और पीडमांट ट्रैपेन शब्दावली किससे संबंधित है? पीडमांट ट्रैपेन शब्दावली W पेंक द्वारा विकसित की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने अपक्षय और अपरदन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विचार, प्रश्नों और विद्वानों के बारे में पढ़ा, उनके सिद्धांतों के बारे में, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे TGT PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।